बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कल हमने जो पाठ पढ़ा था सफलता की चुनौतियां, उसी पाठ में हमें कंटिन्यू करना है। किस तरह से प्रीति मोगा और साक्षात्कार में वार्तालाप हो रहा था, किस उम्मीद से, किस साहस के साथ वो अपने प्रश्नों के उत्तर दे रही थी, लेकिन उसे तब थोड़ा सा दुख हुआ जब उसे पता चला कि मेरे कारण पिताजी को भी क्या हुआ, दिल का दौरा हुआ था। और अब मुझे पिताजी कुछ कहते नहीं थे सामने, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़े ही दुखी हो रहे थे। उनकी चिंता को जानकर मैं भी उनके सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में घंटों रोती थी। और मेरे इस उदास चेहरे को देखकर मुझे प्रोत्साहन के तौर पर वो कुछ कबीर के, कुछ इकबाल की पंक्तियां, जिसको सुनकर हमारे अंदर साहस की भावना आ जाए, ऐसे पंक्तियां वो चालू करते थे। और मुझे जिंदगी की डोर के हाथ में, मुझे समझ में आया असली मतलब कि जिंदगी की डोर हाथ में आ गई। अब मुझे कुछ भी करना है और अपने मन मानस पर ये बात बताना है कि हम लोग चाहे नेत्रहीन भी क्यों न हो, दृष्टिहीन भी क्यों न हो, लेकिन मन में अगर भावना बना ले तो हर कोई काम सफलता की चुनौती पर ले जाता है। और आप लोगों ने भी कई ऐसे लोगों, दृष्टिहीन लोगों को देखा होगा जो रोड पर चलते हैं, बसों में बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरह से आपको हमें उसका कंटिन्यू करना है, साक्षात्कार करता और प्रीति मोगा जी में फिर आगे क्या बातचीत होती है। साक्षात्कार करने का कि जिंदगी की डोर हाथ में आ गई मतलब क्या। प्रीति मोगा, मैं सकारात्मक सोचने लगी, बार बार दोहराती चाहती हूँ कि सारी कहानियां मुझे देखकर कहे, वाह प्रीति वाह, चुनौती तो आती ही है, उन्हें पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। मैं हमेशा सकारात्मक सही सोचती थी, कभी मैंने गलत सोचा नहीं और अपना कार्य करती। और मैं यही सोचती, हमेशा मेरे मन में यही उम्मीद थी कि मैं ऐसे काम करूं कि लोग मुझे देखकर वाह वाह कहें। और आप लोग भी सोचिए, वो तो दृष्टिहीन थी, लेकिन जहां पर चुनौतियों का सामना करने के लिए जो तैयार हो जाता है, उसकी आगे चलकर वाह वाह होती है। इसकी भी देखिए सब लोग हरदम महसूस करते हैं, मेरे पास 2 कान, नाक, उंगलियां अर्थात श्रवण, गंध, स्पर्श आदि सभी क्षमताएं हैं। ये तो दृष्टिहीन नहीं है, एक चीज नहीं है मेरे पास, नजर, लेकिन बाकी सब है। कान है, मुंह है, बोलने के लिए, सुनने के लिए नाक है, और श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए भी मेरे पास कान दिए गए हैं। और मैं किसी चीज को स्पर्श भी कर सकती हूँ, स्पर्श करके बता सकती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, और नहीं तो ध्यान से कभी देखना कि आप लोग देखिए, उन लोगों को, नेत्रहीन लोगों को अगर आप समय भी पूछेंगे तो उनके लिए ऐसी घड़ी बनी हुई है जिसके द्वारा वो घड़ी पर हाथ रखकर आपको बराबर टाइम बता देते। हम तो भी आंखों वाले कभी कभी गलत बता देते, लेकिन उनका इतना भी गलत नहीं होता है, क्योंकि ये उनकी काम, ये सकारात्मक भावना कि मैं जो भी करूंगी वो सही करूं, ना तो उनके जीवन में था ही नहीं। इसीलिए इस तरह से मैंने किया और सब सरल हो गया। मुझे कोई भी काम कठिन नहीं हुआ। ये बात सब साक्षात्कारकर्ता के साथ में प्रीति मोगा जी कर रही थी। मुझे रोटी बनाना सिखाया गया
मेरी माँ अपने आप को कुर्सी से बांध कर बैठी रहती कि चाहे हाथ जले चाहे रोटी पर रसोई में मदद करने नहीं आऊंगी। बस मेरे दृष्टिहीनता की दीवार टूट गई। मुझे सिर्फ आइडिया ऐसा हो गया। माँ ने कहा मुझे पता नहीं। और अपने पेरेंट्स अपने पालक भी हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें, हमको कमजोर न बनाए। तू ये काम कर। जैसे प्रीति मोगा की माँ ने अपने आप पर कुर्सी पर बैठकर सिर्फ देखती थी, बोले हाथ जलो या कुछ भी करो, तुझे तो रोटी बनानी ही है। और वह बस यही लगन था, उसको हर काम में कामयाबी प्राप्त करा दी। साक्षात्कारकर्ता, आप दृष्टिहीनों वाली सफेद छड़ी का तो प्रयोग करती है। आपको मालूम है जिसकी आंखें नहीं होती है वो रोड पर चलते हैं, घर में चलते हैं, उनके पास एक प्रकार की छड़ी होती है जो सफेद रंग की होती है। और उससे के वो जब मौका पड़े, जब उनको कोई रास्ता का नीचे का कुछ मायना करना है कि यहाँ पर क्या सड़क है या गली है या नाली है या कुछ है, तो वो छड़ी को खोल करके और उसी के सहारे उसका पता भी लगा लेते हैं और उसी के सहारे आगे भी बढ़ते हैं। प्रीति होगा, हाँ सफेद छड़ी में कंपन शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने पहले ही कहा, स्पर्श, श्रवण, स्वाद, गंध। हमारे पास कितनी इंद्रियां होती है? 5। इसके पास कितनी इंद्रियां थी? 4। सिर्फ एक आंखें नहीं थी, नेत्र इंद्रियां नहीं थी। तो मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी है, सब मस्तिष्क से। इनका सबका कनेक्शन किससे है? दिमाग से है। वहां मुझे कोई कमी नहीं है। यदि इन्हें मौका दे तो ये हमें आगे पहुंचा सकती है। एक नहीं है तो कोई फर्क नहीं है, 4 तो है मेरे पास। एक कहा और 4 कहा। तो इसी कारण से मैं अपनी शक्तियों को मस्तिष्क से जुड़ा कर रखी हूँ और मुझे कोई कमी नहीं है। यदि इन्हें मौका दे तो ये हमें आगे पहुंचा सकती है। आत्मविश्वास, सबसे पहले हमारे जीवन में हमें आत्मविश्वास आना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगी। नकारात्मक विचार आने से व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आत्मविश्वास आ जाने पर सब कुछ सरल और सुलभ हो जाता है। मन में अगर ध्येय हो गया, आपको करना है, ये लगन आपको लग गई, तो वो कितना कठिन से कठिन काम भी आपके लिए सरल हो जाएगा, सुलभ यानी आसान हो जाएगा। पर इसके लिए आपके मन में आपको आत्मविश्वास जगाना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमें आत्मविश्वास को जगाना जरूरी है। जब तक हमारे मन की इच्छा जागृत नहीं होगी तो कोई भी काम कितना सरल भी क्यों न हो, लेकिन वो हमें कठिन लगेगा। ये सारी बातें प्रीति मोगा जी साक्षात्कारकर्ता को बता रही थी। मैं कई काम धंधों से जुड़ी हूँ, उन्हें खुद चलाती हूँ। देखिए मैं एक काम नहीं अनेक काम करती हूँ, उसमें महिला और विकलांगों को सिखाती भी हूँ। विकलांग जिनके पैर नहीं है, किसी के कुछ नहीं है, जैसे मेरे वैसे और भी कोई है, तो वो कहीं नहीं जाते, तो यहाँ पर मेरे पास बैठकर वो काम को करते हैं, उनको मैं सिखाती हूँ। और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। एक चीज नहीं है, एक पैर नहीं है तो हाथ है, जबान है, आंखें है, उससे आप काम करो, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। ये प्रीति मोगा जी का लक्ष्य था और उसी लक्ष्य पर वो चली और उसी लक्ष्य को प्राप्त करके वो अपना नहीं औरों का जीवन भी सफल बनाई। ये सारी बातें साक्षात्कारकर्ता को बता रही थी। आगे हाथ मत फैलाओ, आगे हाथ मत फैलाओ तो किसी के आगे भीख मत मांगो। काम करके हमें क्या करना है? कुछ प्राप्त करना है। अब देखिए साक्षात्कार का प्रश्न बदला है, आपकी और रुचियां क्या है? इसके अलावा आप में आपको किस में इंटरेस्ट है, किस में रुचि है और चीजों में? प्रीति होगा, देखिए अपनी पूरी बात को ओपन करके बता रही है। खाना पीना, गप्पे मारना, काम करना नशे की तरह, जैसे आदमी नशे में कैसे कैसे हो जाता है, मुझे भी अगर
खाना पीना का नशा है, मेरा खाने पीने का शौक है, गप्पे मारना, काम करना नशे की तरह है। यानी एक बार अगर मैं इसमें लग जाऊं तो ये पूरा करके ही छोड़ती हूँ। संगीत तो ही है, मन को शांति मिलती है। संगीत सुनने का भी मुझे बहुत शौक है, क्योंकि संगीत हमारे जीवन का थकान को मिटाने वाला एक अंश है। अगर कभी कभी हमारा मन उदास हो जाए तो कुछ संगीत को सुन लो तो कुछ देर के लिए हमारा मन बहल जाएगा। संगीत हमारे जीवन में हमारे को आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन करता है, और पता नहीं वो काम कैसे हो जाता है संगीत सुनते सुनते। जिस काम को करने के लिए हमारा बहुत जटिल था वो काम, लेकिन संगीत के धुन में हम वो काम करते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है आजकल बच्चों को पढ़ाई भी करते हैं लेकिन धुन संगीत के लगा लेते हैं, अच्छे अच्छे गाने, और धुन के जरिए उनको इतना आभास नहीं होता है, बस पढ़ाई की एकदम धुन उसमें लगन हो जाती है। खाना पीना, गप्पे मारना यानी बातें करना, काम करना नशे की तरह। संगीत तो आई है, मन को शांति मिलती है इससे, और मैं खूब पढ़ती हूँ। देखो मैंने आपको पहले बता दी कि संगीत को लोग सोचते हैं कि गाना लगा के बैठा है और तू पढ़ रहा है, तेरी पढ़ाई कैसी हो रही है, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। मधुर संगीत आवाज के अंदर वो इतना तन मन हो जाता है, और जिस किताब को पढ़ता है उसमें वो अपना सब कुछ भूल जाता है, वो वातावरण को इतना अच्छा बना देता है। इसमें और मैं खूब पढ़ती हूँ, जीवनियां, आत्मकथाएं, उपन्यास, विज्ञान, सब कुछ। इसके अलावा देखिए उसके शो, जीवनियां किसी एक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल, आत्मकथा है किसी ने स्वयं अपने बारे में लिखा हो। आपको शायद लाइफ स्टोरी बोलते हैं, पूरा नहीं है, लाइफ स्टोरी यानी अपने जीवन की स्टोरी, आप आत्मकथा उसको बोलते हैं। उपन्यास एक नावल की वैसी होती है, किसी एक विषय को लेकर पूरा बना करते हैं। विज्ञान में साइंस के बारे में सब कुछ पता चलता है। ऐसे मुझे इन सभी विषयों में मेरी रुचियां है। जैसा समय मिलने पर मैं वो अपना काम करती हूँ। अब देखिए, साक्षात्कारकर्ता आश्चर्यचकित स्वर में, पर कैसे, आपके आदर्श कौन है? ये शब्द आपको समझ में आना मुश्किल है। क्या पूछा उन्होंने कि आपके आदर्श कौन है, यानी ये सब आदर्श के पद पर लाने वाला आपको कौन है, कौन ऐसी प्रेरणा दे रहा है आपको। देखिए, तो क्या बता रही है प्रीति मोगा, कंप्यूटर पर मैं हेलन केलर की बहुत आभारी हूँ। मुझे हेलन केलर मिली थी, जिसका मैं बहुत धन्यवाद मानती हूँ। उसने ही मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा, अपनी एक कमजोरी की ओर ध्यान न देकर अन्य चीजों की ओर ध्यान देकर हमें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। तो वही मेरा आदर्श है। आज जो भी कुछ हूँ उसी के जरिए हूँ मैं, जो है हेलन केलर, जिन्होंने दृष्टिहीन के लिए पढ़ना लिखना सुलभ कर दिया। सुलभ यानी आसान। उन्होंने ऐसी ऐसी रीतियां निकाली कि आंखें न होने वाले भी उस किताब को, उस घड़ी को, उस जगह को, उस समय को सब कुछ देख सकता है। आसान कर दिया, ऐसी पढ़ाई रखी। आप लोगों में भी कभी देखिए, हमारे यहाँ पर भी हैदराबाद में भी कई, एक दो जगह, एक मलकपेट में और एक कई यूनिवर्सिटी में भी अंधों की स्कूल है। वो भी आपके जैसे स्कूल जाते हैं और काम करते हैं, पढ़ते हैं। ये मत सोचो कि अंधे नहीं पढ़ते हैं। आपको एक बात सच में बताओ, मेरे जीवन में घटी थी। मैंने जब बीएड किया, हिंदी पंडित का बीएड किया था, उस समय मेरे साथ मेरे क्लासमेट में एक नेत्रहीन बॉय था, लड़का था, और वह पूरे क्लास अटेंड करता था, सुनता सब था। बस लिखने के समय उसके लिए एक विशेष साधन बनाया गया था सरकार ने, कि वह बोलता है और सामने वाला लिखता था। लेकिन क्या बताऊं उनको मैं, इतनी हमदर्दी
उनका नाम भी मुझे अभी है, आप लोगों के नाम मुझे याद नहीं रहते, लेकिन उनका नाम आज भी मुझे याद है। उनका नाम था चोक्का राव जी, और हमेशा उनके मन में एक ही लगन थी, मैं पास हो या न हो, लेकिन मेरी सुशीला दीदी पास हो जाए। और पता है आपको, रियल घटना है ये, रियल मेरे जीवन के अंदर की। जब मैं काचुकड़ा में रहती थी बच्चों के साथ, और मैंने कुछ पेपर लिखे, लेकिन मुझे ये विश्वास था क्योंकि उसी समय, उसी अंतर में, उसी समय के अंदर मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था, तो मैं टूट चुकी थी और मुझे आशा थी कि मैं पास नहीं होंगी। और मैंने परीक्षा तो लिख डाली, लेकिन मुझे होप नहीं था, आशा नहीं थी कि मेरा कोई रिजल्ट आएगा, इसलिए मैंने उसको छोड़ ही दिया। लेकिन आज इस पाठ को पढ़ाते समय मुझे उनकी, उस स्टूडेंट्स की याद आ रही है जो मेरा कॉलेज के समय सहपाठी था। और जैसे रिजल्ट आया, मुझे तो, मैंने कभी उस और ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने 2 पेपर तो अच्छे लिखे, बाकी 3 पेपर मेरे पिताजी के जाने के कारण मैंने उस लिखे या क्या लिखे मुझे कुछ पता नहीं था, इसीलिए होप ही नहीं था पास होने का। और मैंने उसको हॉल टिकट नंबर जो था उसको भी मैंने रख दिया कहीं पर भी। रिजल्ट के दिन आप यकीन मानिए वो कहाँ रहते थे शायद मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन वो मेरे घर आ गए काचुकड़ा में, लकड़ी टेकते हुए, लकड़ी के सहारे पूछते, उनको मालूम था मैं काचुकड़ा में एक ऊपर, नीचे वो धर्मशाला है, नीचे ऊपर में किराए से रहती थी, और वहां आकर उन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। तो मैं बोली अरे आप कैसे आए, कैसा बोला, नहीं आपका एड्रेस मुझे मालूम था दीदी, तो आपको मैं बधाई देने आया हूँ। मेरी किस बात की बधाई, तो बोले आप पास हो गए। मैं बोली चोक्का राव जी ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने 2 नहीं 3 पेपर अच्छी तरह से नहीं लिखे। लेकिन उन्होंने कहा बहन जी आप पास हो गए, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता था कि मैं तो पास हो गया, लेकिन मुझे एक ही आशा उम्मीद लेकर मैं भगवान के पास ये बात रखता था कि मैं पास हो या न हो, मेरे बहन जी भी जरूर पास हो जाए, क्योंकि आपको पास होना बहुत जरूरी था। पता नहीं मेरे को आज इस कहानी को पढ़कर उनकी क्यों इतनी याद आ गई कि नेत्रहीन लोग भी कितने सहृदयी होते हैं। इसी तरह से प्रीति मोगा जी ने भी कहा कि मैं भी उसकी आभारी हूँ। किसकी, हेलन केलन की। मुझे अपने कंप्यूटर में उन्होंने मिला जिन्होंने दृष्टिहीन के लिए सब कुछ आसान बना दिया। आज अगर वो ये सुविधा नहीं निकालती तो शायद हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते। मैं गीता और सुखमनी साहब का पाठ भी करती हूँ। परिवार हमेशा मेरे साथ रहा, पिता ने सिखाया अपने से नीचे देखोगे तो सुखी रहो, और पिता हमेशा ये, और परिवार के साथ रहती थी मैं, और पिता ने हमेशा यही सिखाया कि बेटा हमेशा अपनों के साथ रहो, अपनों के साथ रहोगे तो कुछ काम बनेगा, और नीचे देखो कभी ऊपर मत देखो, यानी अपनी नजर नीचे, यानी अकड़ मत रखो, अकड़ कर मत रहो, झुक कर रहो। तुम्हारे पास सब कुछ है, पशु पक्षी पेड़ पौधे पूरी प्रकृति, क्या ये कम आदर्श है? उनको देखो, तूफान में आंधी में पानी में धूप में कैसे तन कर खड़े हुए हैं। वो कभी किसी से घबराते नहीं है। खड़ा पर्वत बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, और ये वृक्ष बता रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पतझड़ भी आ जाए तो हमें डरना नहीं। आज पतझड़ है तो कल वापस फूल इसमें आएंगे, लेकिन वो गिरता नहीं। इसी तरह से पिताजी ने बताया था, और पूरी प्रकृति क्या कम आदर्श है,
सुखमय जीवन जीने के लिए मैं किसी पर बोझ नहीं, स्वयं कमाती हूँ। मेरे पति है जो हर तरह से मेरे जीवन साथी है। अपने मेरे पति ने भी मुझे बहुत साथ दिया। देखो, जो आदर्श व्यक्ति होता है वह सारा श्रेय दूसरों को देता है, फिर भी अपना बोझ किसके ऊपर नहीं डालता है। पिता की बात कही, प्रकृति की बात कही, पति की बात करें कि मेरे पति भी इतने अच्छे थे कि कभी उन्होंने मुझे किस बात के लिए रोका नहीं, हर समय उन्होंने मेरे को साथ दिया। जीवन बच्चे हैं और एक है नाती जो कहता है नानी आप मुझसे टकराती क्यों हंसती। नाती यानी बेटी का बेटा, यानी देखिए उसका परिवार, पूरे परिवार में रहकर भी उसके माँ एक भी उसके चेहरे पर कहीं पर भी कोई घमंड का निशान नहीं। साक्षात्कारकर्ता, आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? ठीक है, आपका अंतिम मेरा प्रश्न है, आप हमारे इन बच्चों को जो आपकी कहानी सुन रहे हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए बच्चों, बहुत ही आपके लिए काम की चीज है। जीवन में उतारना, पढ़ना लिखना तो हमेशा रहेगा, लेकिन इस बातों को अगर जीवन में उतार लोगे तो कभी आप अकामयाब नहीं होंगे। हमेशा सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। देखिए प्रीति मोगा जी ने आपको क्या दिया, उसे आपको भी सुनना समझना है, मुझे भी समझना है। हर काम को सच्चाई, ईमानदारी और खुशी से करो। खुशियों का हाथ पकड़ो तो और मिलेंगी। अपने अपनों को हकीकत में बदलो। खुशियों को पकड़ो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। सपनों को हकीकत में बदलो। सपने आते हैं पर सपने को हकीकत में बदलना काम हमारा है, उसको सच्चाई पर लाओ। जहां भी जाओ वहां से कुछ लेकर आओ, सीख कर आओ। जिस दिन सीखना छोड़ दोगे वही दिन तुम्हारे पतन का होगा। यानी जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन तुमने सीखना छोड़ दिया, कुछ सब दूसरों से ही लेना सीखा, उस दिन आपका पतन, यानी आपकी पतन का अपोजिट है उत्थान। तो मेरा तो उत्थान हो गया, क्योंकि मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और मेहनत की जीत तोड़कर, और हमेशा अपने आप को नीचा देखा। ये मेरे गुण थे। अपने सीखने के दरवाजे खुले रखो। हाँ, विकलांगों को स्वयं आगे बढ़ने दो। और हाँ, विकलांग जो कमजोर है, जिनका कोई पैर, कोई हाथ, कोई कुछ, उनको हमेशा आगे बढ़ने दो, उनको पीछे मत रहने दो। उनके पास असीम शक्तियां है, असीम यानी बहुत, लेकिन वो क्या हो गए बेचारे, डर जाते हैं। अरे मैं लंगड़ा हूं, मैं खेल सकूंगा या नहीं सकूंगा। विल्मा का आपने कभी खुद उदाहरण देखा होगा कि एक विल्मा नाम की, जिसकी माँ घर घर में काम करती थी और वह रनिंग रेस में भाग ली, और जिसका एक पैर में पोलियो हो गया था, जो चल नहीं सकती थी। उसने अपनी माँ की प्रेरणा से और अपने आप को आत्मविश्वास जगाकर उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन स्वर्ण पदक जीते। तो आप भी विकलांगों को आगे स्वयं बढ़ने दो। उनके पास असीम शक्तियां है। काम अपने आप में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो सफलता को बांध कर ले जाती है। काम आनंद है, काम सुख है, प्रत्येक सही काम होता है मंगलमय। हमेशा अपने आप को काम में लगा रखो। उसका समय कहाँ जाता है उसको पता भी नहीं चलता है, और उसका जीवन भी आनंद में बीतता है। यही बातें उसने हंसते हुए सभी बच्चों को प्रेरणा दी कि आप, मैं किसी को ये नहीं कहती हूँ कि धनी होना है, अच्छे कपड़े ही होना है, बस इन कुछ चीजों को अपना लो, आपका जीवन भी बहुत ही सुखमय और प्रेरणादायक बनेगा। साक्षात्कारकर्ता हंसते हुए, प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। तो इस पाठ के अंदर देखिए, आप लोगों ने एक नेत्रहीन और साक्षात्कार करता किस प्रकार से आपस में बातचीत किया, और बच्चों को प्रीति मोगा जी से क्या प्रेरणा मिली, ये हम इस पाठ के द्वारा सुने, समझे। और अब आगे जैसा हमारा समय होने पर देखेंगे हम लोग कि किस तरह से हमें, सभी को आपको ये पाठ शायद नहीं, रियल में अच्छा लगा होगा, और आपको भी ये प्रेरणा लेनी है
कि कभी हमें अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए, आप हो या हम हो। जिंदगी में कुछ करना है तो छोटे बनकर रहो, तभी हम कुछ प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे आपस में ये पाठ क्या है ये भी पता होगा आपको। साक्षात्कारकर्ता यानी एक इंटरव्यू लेने के लिए प्रीति मोगा जी के इंटरव्यू लेने के लिए जो आए थे, उन्होंने उनसे प्रश्न किया और उन्होंने अपनी सारी जानकारी कैसे दी, कितनी सरलता से और कितनी कोमलता से, ये बात हमको ये मालूम हुई। और उसी के साथ प्रीति मोगा जी के साहस, कार्यकुशल, सच्चाई, विकलांगों के प्रति प्रेम, सारे गुणों को हमने देखा और उसे अपनाने का हमने भी कोशिश की। तो देखिए आगे हम लोग समय आने पर आप लोगों को मैं इसके प्रश्न उत्तर और भाषा ज्ञान को भी समझाऊंगी। बच्चों धन्यवाद, आपको अच्छी तरह से आपको पर समझ में आया होगा। और जो भी है कल इसके लिए हमको भाषा ज्ञान का अभ्यास मैं आपसे कराऊंगी।